जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। इस नई बिल्डिंग का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। यह पहला अवसर है जब 1947 के बाद 78 वर्षों में पीएमओ को साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित किया गया है। इस बिल्डिंग में 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग की थी। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग 15 अगस्त 1947 को हुई थी। पहले ही मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर होने से आपसी तालमेल में देरी और खर्च बढ़ता था, इसलिए अब सभी को एक ही एकीकृत परिसर में स्थापित किया गया है। देखो, अब यहाँ पर सेवा तीर्थ में ये एक पावर सेंटर है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस होंगे, जैसे पीएमओ का ऑफिस, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट का ऑफिस या फिर कैबिनेट सेक्रेटरिएट यहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। देखो, भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। इस घोषणा उड़ीसा के राजस्व और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी ने की है। ये है सुरेश पुजारी जी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जमीन जायदाद के मामलों में फ्रॉड रोकने के लिए एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। अब राज्य में लैंड पट्टा या अधिकार अभिलेख पर एक क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के DILRPM मतलब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे उड़ीसा सरकार लागू कर रही है। देखो, ये काम कैसे करेगा? जैसे ही कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उस जमीन का पिछला 50 से 70 सालों का पूरा इतिहास सामने आ जाएगा। जमीन का मालिक कौन है, कब कब बिकी, उसका मैप, लोकेशन और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसका स्टेटस। अभी जमीन खरीदने से पहले इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है, जो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देता है। इस क्यूआर कोड के आने से इसी की भागदौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा डेटा कोड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव 2026 में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की है? तो राइट आंसर हो जाएगा BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। देखो, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने जीत हासिल की है। यह चुनाव 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव था। इसमें 300 टोटल सीटें हैं। यहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं। तारिक रहमान की पार्टी ने 209 से ज्यादा सीटें जीतकर 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लिया है। जमात ए इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है, करीब इसने 60 से 70 सीटें हासिल की हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव में शामिल ही नहीं हुई थी। देखिए, तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये हैं तारिक रहमान। वे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालेदा जिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, और फॉर्मर प्रेसिडेंट जियाउर रहमान के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल सरकार द्वारा। देखिए, स्त्री सुरक्षा स्कीम केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने फरवरी 2026 को इस योजना की शुरुआत की है। यह एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। इसका उद्देश्य उन पुअर या उन गरीब अनएम्प्लॉयड वुमेन को आर्थिक मदद देना है जिन्हें अब तक किसी और सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को पहली इंस्टॉलमेंट मिल भी चुकी है। इसकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एज लिमिट आवेदक की उम्र 35 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट और पेंशन में फीमेल गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए।
उससे पहले से कोई और पेंशन जैसे विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ईपीएफ पेंशन कुछ नहीं मिलना होना चाहिए। देखो केरल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं। ये हैं राजेंद्र आर्लेकर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन हैं। ये है पिनरई विजयन। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है और लोकसभा में 20 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ द किंग्स किस देश में स्थित है जहां तमिल ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट में, मिस्र में। देखिए वैली ऑफ द किंग हिस्टोरिकल प्लेस इजिप्ट में स्थित है। ये प्राचीन मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। हाल ही में रिसर्चर्स को यहाँ की दीवारों पर कुछ ऐसे शब्द लिखे मिले हैं जो मिस्र की भाषा नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय भाषा है। यहाँ करीब 3 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इनमें से 20 तमिल ब्राह्मी लिपि में है, बाकी 10 संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में है। ये 1st से 3rd सेंचुरी एडी के बीच के हैं। देखिए इन इंस्क्रिप्शन में एक नाम बार बार आता है और वो है केकाई कोरान। मतलब रिसर्चर्स को यह नाम 5 अलग अलग मकबरों में 8 बार लिखा मिला है। माना जा रहा है यह कोई भारतीय व्यापारी था जो मसालों या कपड़ों का व्यापार करने मिस्र गया था। देखो संगम लिटरेचर कनेक्शन बताते हैं कोरन शब्द का जिक्र तमिल संगम साहित्य में भी मिलता है, जहां 6 राजाओं को कोरन कहा जाता था। कौरवाई विजय की देवी का भी नाम है। यह इस बात के सबूत हैं कि 2000 साल पहले इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच व्यापारिक रिश्ता था। इजिप्ट के बारे में बात पढ़ते हैं। ये अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका का एक देश है। यहाँ की राजधानी कायरो है। यहाँ की करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी हैं। ये हैं अब्देल फतेह एल सीसी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफा मेडबोली हैं। ये हैं मुस्ताफा मेडबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आंद्रेई ग्यूरोव। देखिए बुल्गारिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में आंद्रेई ग्यूरोव को नियुक्त किया गया है। देश की प्रेसिडेंट एलेना योटोवा ने सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर आंद्रेई ग्यूरोव को देश का अंतरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। बुल्गारिया पिछले 5 सालों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले 5 सालों में से वहां 7 बार चुनाव हो चुके हैं और अब 8वें चुनाव की तैयारी है। देखिए बुल्गारिया के बारे में पढ़ते हैं। ये एक यूरोप का एक देश है। यहाँ की कैपिटल सोफिया है। करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट एलियाना योटोवा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंद्रेई ग्यूरोव है जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। देखिए 12 फरवरी 2026 को भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है। डील के तहत पहले 18 रेडी टू फ्लाई जेट्स भारत आएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे। राफेल डील पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास 150 राफेल जेट हो जाएंगे। राफेल विमान को फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट बनाती है। बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान 2016 में भारत ने 36 खरीदने की डील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान सौंपी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को। देखिए पहली बार भारत को कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली सौंपी गई है। यह टास्क फोर्स कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के तहत काम करती है, जिसमें दुनिया के 47 देश शामिल हैं। कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की स्थापना मई 2023 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को समुद्री सुरक्षा से जुड़े ट्रेनिंग देना और उनकी क्षमता को मजबूत करना है। यह टास्क फोर्स खासतौर पर मध्य पूर्व और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। कंबाइंड टास्क फोर्स 151 समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वह न्यूज एंकर थी। देखिए 12 फरवरी 2026 को दूरदर्शन की दिग्गज एंकर सरला माहेश्वरी का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। सरला माहेश्वरी 1980 और 1990 के दशक में डीडी न्यूज की सबसे लोकप्रिय एंकर थी। सरला 1976 से 2005 तक दूरदर्शन समाचार में नहीं है। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ऑल इंडिया रेडियो, अब जिसे आकाशवाणी कहा जाता है, के तहत हुई थी। दूरदर्शन की पहली न्यूज एंकर प्रतिमा पुरी थी, ध्यान रखेंगे। देखो हाल ही में कुछ निधन पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है सुरेश कलमाडी जी। देखिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्रनाथ पुरकायस्थ का निधन हुआ है। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगेट बारडोट का निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ है। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू 12 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नासा ने। देखिए नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर अपने क्रू 12 मिशन को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। ये सभी यात्री स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए 8 महीनों के लिए ISS की ओर रवाना हुए हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर मिशन कमांडर बनी है। अच्छा नासा के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। देखो इस तरीके से आज के हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। अब लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन है, समाचार में रहे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया है? आपके ऑप्शंस हैं मोजाम्बिक, मॉरिशस, मेडागास्कर या सियाचिलिस। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।